हाँ जी, हमारा जो है नया टॉपिक है। लगभग हमारे स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे इंडिया के वो कंप्लीट हुए हैं। इसके फिजिकल फीचर्स की हमने बात कर चुके हैं, एक जनरल वे में इंडिया की बात कर चुके हैं। फिर उसमें हमने हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बात करी, वेजिटेशन यानी कि वनस्पति की बात करी, और मिट्टियाँ जो है उसकी सॉइल उसकी बात करी। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे क्लाइमेट, जलवायु, जो कि ये भारत के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे वर्ल्ड को अगर समझा जाए, देखा जाए, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से एक भारत की क्लाइमेट ही ऐसी क्लाइमेट है जिसका अवलोकन हर ज्योग्राफर करता है। का रीजन है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ये है मानसूनी जलवायु। कहने का मतलब भारत के अंदर 6 महीने जो हवाएं समुद्र से और स्थल खंड की ओर चलती है, और 6 महीने जो हवाएं हैं वो स्थल खंड से समुद्र की ओर चलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है कि गर्म होते हुए भी उतनी गर्म नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हवाओं का प्रभाव पड़ता है, समुद्र से चलने वाली हवाएं उसको इतना गर्म नहीं होने देती है, और जब ठंड पड़ती है तो स्थल से चलने वाली हवाएं उतना ठंडा नहीं होने देती है। तो ये बहुत अच्छा, भारत के क्लाइमेट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़, जो भारत के जो उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला है, वो हिमालय पर्वतमाला जिसका एक रक्षक कवच के रूप में है। क्योंकि आप देखेंगे कि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय पर्वत ही रोकता है। अगर हिमालय पर्वत न होता तो आधा भारत बर्फ से जमा हुआ रहता, यानी कि सर्दी की चपेट में रहता। जहाँ पर हम बात करें कि भारत के अंदर काफ़ी हद तक, बहुत हद तक सर्दी पड़ती। तो ये तो हमने एक जनरल बातचीत करी। अब इस क्लाइमेट के ये जो रीजन है, जलवायु है, इसको हम भारत के अंदर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है ये। देखिए, सबसे जो पहली बात है कि भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु से इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्रों के द्वारा जो आर्द्र हवाएं हैं वो यहाँ पर बारिश करती है, जिसको कि हम मानसून कहते हैं। और इसी वजह से इसे भारत की जलवायु क्या कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ठीक है, मानसून जो शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से, अरब जो भूगोलवेत्ता है उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है भूगोल के अंदर। देखिए, हम बात करते हैं कि प्राचीन काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी, जो भूगोल की जो शुरुआत हुई थी वो भूमध्य सागर के आसपास के एरिया में हुई थी। जो हम ग्रीक की बात करते हैं, वो जो ग्रीस जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, वो वाला यूनान, ग्रीस, वहाँ शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े तो इसमें इसके योगदान में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का, ब्रिटेन भूगोलवेत्ताओं का, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता है यूएसए के, उन भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर धीरे धीरे वापस से अरब भूगोलवेत्ताओं की तरफ, जो मध्यकाल में अरब भूगोलवेत्ताओं की तरफ वापस से इसका रुझान हुआ, और भौगोलिक जो हम बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, अरब भूगोलवेत्ताओं ने 13वीं 14वीं शताब्दी से वापस इसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया और काफ़ी सारी खोजें की और बताया कि जलवायु कैसे प्रभाव डालती है। तो जलवायु क्या है कि कहाँ से आया, ये अरबी भाषा का शब्द है, ये मानसून, ये उसके मौसम शब्द से हुई है। और मौसम का जो अर्थ होता है वो है की दिशा का, मौसम का उलट जाना। 2 मिनट में आ जाऊँ। भारत के संदर्भ में यहाँ पर मौसम की दिशा बदलती रहती है कि 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर, 6 महीने शनिवार को तुम गए थे ना, तो शाम को घर गई थी ये मौसम क्यों लिखा होता है, वो प्रिय क्या हवा पलटी है। ये इसका मतलब होता है मौसम शब्द का, मौसम की दिशा का, मौसम के। अब देखिए कि भारत वो के आई थी प्रायद्वीपीय शाम को घूमने गए देश थे में, साउदी यानी कि में। इसके तीन सागर या महासागर कह सकते हैं। बहन एक खुद ही तरफ लगाई थी, मेरे को महासागर नंबर है, था एक मेरी तरफ इसके पूर्वी भाग में सर बंगाल की नहीं खाड़ी है, सर और अंदर पश्चिम भाग में अरब सागर फिर है। उन्होंने बोला कि तो तीनों इससे चले घूमने, तरफ की स्थिति होने की सोच रही वजह थी से चलो भारत ठंडा में था, जो मानसून अच्छे से सक्रिय होता है। कह रही थी मेरे देखिए, भारत में को जो उठाया था मानसून है तुमने। वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं के कारण जो है उनमें परिवर्तन लाता है कि भारत में जो परिवर्तन आता है हवाओं में, वहाँ कर रही थी अरब सागर मैंने की कहा यार वो हवाओं की वजह से, तुमको तो आज बंगाल की भी खाड़ी हो गई की थी ओर चलने और वाली तुम तो यहीं हवाओं की थी। वजह से ऋतुवत परिवर्तन होता है। शीतकाल, ग्रीष्मकाल, बोल ये रही जो थी आते हैं तो ये हवाएं अपना बोला रुख मैंने बदलती के लिए फोन रहती है। करा था, मतलब तुमने देखिए, हुआ था कैसे, मैंने ये सोचा जो चलो मैं ही ले ये चलती हूँ। जो परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इसे क्या कहा गया है, मानसूनी जलवायु कहा गया है। मानसूनी, जो मानसून शब्द का जो प्रथम बार उपयोग में लिया गया था वो अबू भूगोलवेत्ता था अल मसूदी, उसने लिया था। ठीक है,
में चल रही है के भारतीय से जो मौसम है, अपन मौसम और जलवायु की बात मंडी करते हैं, को तो भारतीय जो मौसम और जलवायु है जाते इसको चार तो हिस्सों में बांटा गया है। चार ऋतु देखिए, भी आ शीत गई ऋतु है, ठीक तो है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक, उसके मंडी बाद आपकी आएगी वर्षा ऋतु आएगी, और एक आएगी आपकी शरद ऋतु। इन चार ऋतु में बांटा है। इन चार ऋतुओं को समझना जरूरी है कि यही हमारे जो है इस जलवायु को प्रभावित करती है। तो पहले हम बात करते हैं शीत ऋतु की। देखिए, शीत ऋतु का जो हम टाइम पीरियड मानते हैं वो मानते हैं मध्य दिसंबर से लेकर फरवरी तक, यानी कि 15 दिसंबर के आसपास से इसका शीत ऋतु प्रारंभ होती है, और फिर ये फरवरी एंड तक या मार्च की स्टार्टिंग तक, ये हमारे 15 मार्च तक मान के चलिए कि ये शीत ऋतु की अवधि रहती है। अब इस शीत ऋतु आई क्यों के साथ इस समय जो हम बात करें शीत ऋतु में, सूर्य की स्थिति क्या होती है, दक्षिणायन। दक्षिणायन का मतलब होता है कि सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से के वहां से गुजरती है, यानी कि दक्षिण भारत में 38 डिग्री, वहां सीधी चमकती है सूर्य की किरणें, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, दक्षिणायन की स्थिति, यानी कि सूर्य की वो क्या कहलाती है, दक्षिणायन की स्थिति। जब सूर्य की सीधी किरणें वहां पड़ती है तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी का आगमन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तापमान कम होने की वजह से सर्दी आ जाती है। बात करें कि सबसे कम जो तापमान है वो कहाँ पाया जाएगा भारत में। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत में सबसे कम जो तापमान है वो उत्तर पश्चिम भारत में पाया जाएगा। उत्तर पश्चिम का मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश वाला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पश्चिम भाग, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या है, सबसे कम टेम्परेचर पाया जाता है। और अब हम बात करते हैं समताप रेखाओं की। देखिए, समताप क्या है, समान ताप को बताने वाली रेखा है। मान लीजिए दो स्थानों पे समान ताप है, तो उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है समताप रेखा। तो समताप रेखा भारत में जैसे अभी कहीं भी खींची जाएगी तो पूर्व से पश्चिमी अक्षांशों के निर्धारण से ही हम जो ऋतु परिवर्तन देखते हैं, तो समताप रेखा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। ठीक है? तो भारत के की बात करें कि इस शीतकाल में जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड भारत के यानी कि मध्य से मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपकी शीतकाल में ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है भारत के मध्य भाग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शीत ऋतु में जो भारत का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यानी कि लैंड फॉर्म है, जो भूमि है, वो क्या होती है, ठंडी होती है। और ठंडी होने की वजह से आपने सुना होगा कि जब भी हवा होती है तो वो नीचे तरफ आती है। ठीक है, तो जहाँ पर गर्म हवा होती है, हवा गर्म हवा गर्म होने के स्थान पर जब हवा ऊपर उठती है तो वहां पर खाली स्थान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहां पर हवा ठंडी होती है वहां पर वो नीचे बैठ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि जहां पर हवा नीचे बैठती है उसको बोलते हैं हम उच्च दाब की स्थिति। ठीक है, और जहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठती है उसे हम बोलते हैं निम्न दाब की स्थिति। ठीक है, ये स्थिति ध्यान रखिएगा। अब हवा में एक प्रकृति होती है कि साहब, हवा का एक गुण होता है कि वो उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर चलती है, यानी कि ठंडी हवा जहाँ पर है वहां से हवा चलना शुरू होगी, और जहाँ पर गर्म हवा है वो चलेगी। तो जब शीत ऋतु में भारत के अंदर ठंड पड़ रही है तो वहां पर ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो हवाएं भारतीय क्षेत्र से समुद्रों की ओर चलती है, यानी कि जो समुद्र दक्षिणी भाग का जो हम बात करते हैं, विषुवत रेखा के दक्षिणी भाग में जहाँ गर्म प्रदेश होता है वहां पर निम्न दाब बनता है, तो हवाएं उधर की ओर चलती है। ठीक है, उनका प्रारूप होता है कि उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर चलती है। और इसी वजह से शीतकालीन हम बात करते हैं कि ये लौटता हुआ मानसून कहते हैं इसे। एक तो होता है कि मानसून का आना, इस समुद्रों से स्थल भाग की ओर जब हवाएं चलती है तो उसे कहते हैं मानसून का आना। लेकिन जब स्थल भाग से समुद्र की ओर हवाएं जाती हैं तो उसे हम कहते हैं मानसून का लौटना, शीतकालीन मानसून। ये हवाएं क्या करती है कि जब भारत की तरफ में चलती है तो भारत का हिमाचल प्रदेश के वहां से हवाएं चलना शुरू करती है तराई क्षेत्र से, और ये बिहार, बंगाल उधर होती हुई, हिमाचल क्षेत्र में होती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है।
बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर वहां से ये पानी उठाती है। पानी उठाकर ये जब तमिलनाडु के तट से कोरमंडल तट से गुजरती है तो वहां पर भारी बरसात करती है नवंबर या दिसंबर के महीने में। तो इस वजह से शीतकाल का जो मानसून है केवल और केवल तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है और पूरे भारत में कहीं नहीं। इसका रीजन ये है बंगाल की खाड़ी है वहां से ये हवाएं पानी उठाती है इसलिए वहां पर तमिलनाडु के तट पर बारिश करती है। बाकी स्थानों पर ये बिल्कुल सूखी गुजरती है इस वजह से बारिश नहीं हो पाती है। तो इसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तो ये जो तमिलनाडु के तट पर जो बारिश हुई वो तो हुई साहब लौटते हुए मानसून की वजह से। अब इसके अलावा एक बारिश हम बात करते हैं कि जब राजस्थान पंजाब हरियाणा ये उत्तरी पश्चिमी वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र में भी बारिश होती है शीतकाल में। तो वो बारिश कैसे होती है वो बारिश भूमध्य सागर का जो भूमध्य सागर तो उन दोनों के बीचों बीच होने की वजह से वहां पर शीतकाल में चक्रवात उत्पन्न होते हैं। ठीक है तो चक्रवात उत्पन्न होने के कारण फिर पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है जो लगभग 14 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है इन जेट हवाओं के प्रभाव से वो जो चक्रवात उत्पन्न हुआ है वो विक्षोभ के रूप में भारत पहुंचता है। ठीक है वो क्या करता है वो हवा जब ऊपर उठती है चक्रवात की हवाएं तो फिर जेट स्ट्रीम के सहारे से वो भारत की तरफ मुड़ती है। ठीक है वहां पर आती है। मान लीजिए शीतकाल में जहां पर गर्मी बढ़ जाती है ठीक है ऐसा नहीं कि जहाँ पर सर्दी बढ़ रही है वहीं पे बारिश होगी शीतकाल में। शीतकाल के अंदर किसी किसी दिन अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मी बढ़ जाती है तो उस दिन वो बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से। जैसे कि हम हमारे यहाँ राजस्थान में इसे मावट कहा जाता है तो वो मावट इस वजह से होती है शीतकाल में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो क्या है चक्रवात की जो हवा है वो भारत की ओर रुख करती है जो गर्म प्रदेश की ओर तो वहां पर बारिश करती है जिसे कि क्या कहते हैं मावट कहते हैं। ठीक है अब ये जो भारत में मावट की जो बारिश है ये बहुत उपयोगी है इससे फसलों को बहुत फायदा होता है और ये भारत में लगभग 5 सेंटीमीटर तक वर्षा करती है। ठीक है और इससे प्रभावित जो राज्य हम बात करें जो पश्चिमी राजस्थान है ठीक है अरावली के पश्चिम की तरफ वाला भाग पंजाब है हरियाणा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें मथुरा आगरा वाला जो पार्ट है वो भाग उसकी बात करते हैं तो एक हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर वाला भाग है। इन भागों में यहाँ पर शीतकाल के अंदर बरसात होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और बाकी जो शीतकाल की जो बारिश है वो कहाँ करती है कोरोमंडल तट है तमिलनाडु के अंदर वो बंगाल की खाड़ी की वजह से करती है ठीक है लौटते मानसून की वजह से। तो अब ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है हिमालय वाले क्षेत्र में जब हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर की बात करते हैं वहां पर ये बारिश पहुंचती तो है लेकिन बूंदों के रूप में न होकर ये बारिश किस रूप में होती है हिम के रूप में यानी कि हिम की छोटे छोटे कणों के रूप में क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है इस वजह से वहां पर हिम के रूप में बारिश होती है जिसे कि हम हिमपात कहते हैं। ठीक है तो ये तो था बेटा हमारा सर्दी का जो है शीत ऋतु वाला जो मौसम हमने बात करी थी कि शीत ऋतु में क्या होता है। ठीक है अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य है उत्तरायण में चमकता है यानी कि कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और मकर रेखा पर तिरछी किरणें पड़ती है। यानी कि मकर रेखा पर वहां पर सर्दी पड़ेगी तो वहां पर उच्च दाब बनेगा और भारत के ऊपर सीधी किरणें पड़ेगी यानी कि यहाँ पर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा यानी कि हवाएं किधर से चलेगी नीचे वाले भाग से ऊपर की तरफ यानी समुद्र की तरफ से भारत के स्थल भाग की ओर हवाएं चलेगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है अब ये कैसे सक्रिय होता है तो बहुत सारे कारक होंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे पहले हम ऋतु की बात करते हैं। ठीक है तो जो ग्रीष्म ऋतु है इसकी जो अवधि की हम बात करें ये मार्च से लेकर कुछ जून तक रहती है। मध्य मार्च यानी कि 15 मार्च से लेकर और मध्य जून यानी कि 15 जून तक ये ग्रीष्म ऋतु की अवधि रहती है क्योंकि सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है अब सूर्य के उत्तरायण होने से सारे भारत में क्या है टेम्परेचर बढ़ जाता है तापमान बढ़ जाता है। 23.5 डिग्री भारत के बीचों बीच से गुजरती है यानी कि 8 राज्य हैं भारत के वो 8 राज्य क्या है 8 राज्यों से वो रेखा गुजरती है। ठीक है अब जब बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है और सीधा सूर्य यहाँ पर सीधा चमक रहा है यानी कि उत्तर भारत में भी गर्मी होगी दक्षिण भारत में भी गर्मी होगी दोनों ही जगह गर्मी होगी तो वो गर्म प्रदेश हो जाएगा वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। अब इस ऋतु में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में दिन के समय तेज गर्म हवाएं चलती है। उत्तर यानी कि नॉर्थ हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र और हम बात करें उत्तर पश्चिम वाला जिसमें कि हम बात करते हैं राजस्थान की पंजाब की हरियाणा की ये वाला क्षेत्र यहाँ पर क्या है तेज गर्म हवाएं चलती है जो किस नाम से जानी जाती है जो
लू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जैसे हम हमारे यहाँ गर्मी में जो हवा चलती है उसे लू कहते हैं। वो इसलिए चलती है कि गर्म हवा फिर ऊपर उठती है, फिर हवा की हलचल होती है तो वो हमें महसूस होती है लू। तो इस ऋतु में सूर्य के क्रमशः उत्तरायण होते जाने के कारण अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इस वर्ड को ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बहुत काम कीजिए, बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन ITCZ। ITCZ क्या होता है? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये दोनों जो जोन है ये कहलाते हैं ITCZ। अब जब उत्तरायण में चमकता है तो सूर्य, तो ये ITCZ किधर शिफ्ट हो जाता है? उत्तर की तरफ। ठीक है, यानी कि हवा गर्म होकर ऊपर उठना ITCZ कहलाता है, तो ये उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और जब हम बात करें कि जब दक्षिणायन की स्थिति होती है कि मकर रेखा पर सीधा चमकता है सूर्य, उस स्थिति में ITCZ किधर शिफ्ट हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बारिश को लाने में या मानसून को लाने में। अब देखिए इसमें कुछ खास बातें, ये तो हमने ITCZ पढ़ा था कि ITCZ का विस्तार हो जाता है अंतः उष्ण कटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है वो, जैसे सूर्य उत्तरायण में चमकता है तो इसका विस्तार उत्तर में होता है। विस्तार उत्तर में होने की वजह से यहाँ पर गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ये कहलाता है ITCZ। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो, तो इस ऋतु में जो स्थलीय शुष्क एवं गर्म पवन जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती है तो उन जगहों पर प्रचंड तूफान की स्थिति होती है। देखिए जब सूखे क्षेत्र में जब पवन गर्म होकर ऊपर उठती है और समुद्र के ऊपर जो होती है आर्द्र पवनें, ह्यूमिड पवनें जिसमें पानी की मात्रा होती है, दोनों आपस में जब टकराती है तो क्या होती है? तूफान की स्थिति होती है। आपने देखा होगा कोस्टल एरियाज यानी कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर तूफान आते हैं। तूफान जब भी मानसून आता है उससे पहले ही आते हैं, या तो मानसून आने से पहले आते हैं या मानसून जाने के बाद आते हैं। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून आने से पहले समुद्री हवाएं और धरातलीय हवाएं आपस में टकराती है, जिसकी वजह से तूफान की स्थिति बनती है। ठीक है, चक्रवात वगैरह बनते हैं। या फिर जब मानसून चला जाता है उसके बाद ये स्थिति बनती है कि जब समुद्र से और स्थल से आमने सामने की हवाएं टकराती है, टकराने की वजह से तूफान की स्थिति बनती है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है। मानसून से पूर्व जो चक्रवात आते हैं तो मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो तूफान के साथ ये तेज हवाएं, मूसलाधार वर्षा, ओले वगैरह ये स्थिति बनती है। अब इससे ये जो मानसून आने से पूर्व ये स्थिति, जो चक्रवात की स्थिति बनती है, इस स्थिति से भारत में कई जगह बरसात होती है और तेज प्रचंड तूफान चलता है। उनके अलग नाम है भारत में, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। जैसे मैं बात करता हूँ नॉर्वेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर है पूर्वी भारत में जो यहाँ पर जो बारिश होती है, चक्रवात की बारिश होती है, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी भारत में जिसमें पश्चिम बंगाल आता है, बिहार, झारखंड, ये वाला क्षेत्र आता है, इसमें जो बारिश होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और ये जो तूफानी बारिश होती है किसके लिए फायदेमंद होती है? ये चाय, दूध और चावल की खेती के लिए लाभप्रद है, यानी कि उसको सहायता मिलती है, पानी की मात्रा मिलेगी। जैसे बारिश का पानी सबसे उपयोगी है फसलों के लिए, जब पानी मिलेगा तो यहाँ की जो खेती है अच्छी होती है। तो नॉर्वेस्टर कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है तूफानी बारिश को। उसके बाद आता है काल बैसाखी। लेकिन नॉर्वेस्टर पूरे पूर्वी भारत में कहा जाता है, लेकिन काल बैसाखी उसी का रूप है, तो कहाँ कहा जाता है? पश्चिम बंगाल में उसको काल बैसाखी कहा जाता है। नॉर्वेस्टर को जो स्थानीय भाषा में पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या कहते हैं? काल बैसाखी कहते हैं। फिर एक आता है चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम आपके दक्षिण भारत के अंतर्गत जो कर्नाटक और केरल वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो चक्रवातीय बारिश होती है मानसून पूर्व, वो आती है, उसे चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कॉफी के जो फूल है उनको खिलने में सहायक है। कॉफी की जो फूल लग जाते हैं उन फूलों को पकड़ने के लिए इस बारिश की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ये मानसून की जो बारिश होती है ये वहाँ पर कर्नाटक और केरल में, आपको पता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कॉफी वगैरह पैदा होती है। ठीक है, तो उनमें ये बारिश होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। फिर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वाला जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो बारिश होती है उसमें भी उसको एक आम्रवृष्टि नाम करता है। ये इसलिए कहा जाता है आम्रवृष्टि क्योंकि आम के पकने में सहायता करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आम्रवृष्टि कहा जाता है।
कि महाराष्ट्र के अंदर, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, उनके अंदर जो है आम की खेती होती है। तो आम के पकने में इस वर्षा का योगदान होता है, चक्रवात तूफानी वर्षा का काफी योगदान होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, आम खेती कहा जाता है। फिर हमने जो स्टार्टिंग पढ़ा था नार्वेस्टर, जो पूरी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है जिस बारिश को, उसको उसका दूसरा नाम है बोर्डो जिला, ये कहा जाता है असम के। असम के अंदर नार्वेस्टर का नाम क्या है, बोर्डो जिला। तो ये 4-5 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारी दूसरी ऋतु हो गई। पहली थी शीत ऋतु, दूसरी हो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि समुद्रों से और स्थल भाग की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है, ये आर्द्र हवाएं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्षा ऋतु। देखिए, वर्षा ऋतु का जो टाइम पीरियड है वो हम मानते हैं मध्य जून से सितंबर तक। 15 जून से लेकर और 15 सितंबर तक का जो काल है उसे हम वर्षा ऋतु का काल कहते हैं। अब इस समय क्या होता है कि देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु पड़ती है तो भारत में निम्न दाब से होता है। जबकि हम बात करें दक्षिण जो समुद्री क्षेत्र है उन पर उच्च दाब बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि दक्षिण के भाग में दक्षिण की जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है दक्षिण भाग में, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से उच्च दाब बनता है, भारत में निम्न दाब बनता है, तो हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगी, ठीक है। तो इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत की बात होगी क्योंकि राजस्थान का थार कांगोफिल इसमें आता है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र इसमें आता है। पाकिस्तान में भी है 60% जो है थार कांगोफिल। थार कांगोफिल का विस्तार पाकिस्तान में 60% है, भारत में 40% है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, निम्न दाब बन जाता है। निम्न दाब वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। और जो अंतः उष्ण कटिबंधीय विषम क्षेत्र ITC जेड जो है, जो हमने बात की थी, ये उत्तर की ओर से जाता है, ये शिवालिक की श्रेणी में चला जाता है। शिवालिक की बात करते हैं, जो हिमालय के नीचे से नीचे वाली जो श्रेणी में आते हैं, सबसे एंड वाली जो सबसे लास्ट वाली श्रेणी आती है वो आती है शिवालिक। तो शिवालिक श्रेणी की जो तराई प्रदेश है, पर्वत पदीय क्षेत्र है, वहां तक ये ITC-Z सक्रिय हो जाता है। वैसे 23.5 डिग्री तक माना जाता है, लेकिन 23.5 से जाकर 30 डिग्री तक चला जाता है। लगभग 25 से 27 डिग्री जो अक्षांश लैटिट्यूड है वहां तक उसका विस्तार हो जाता है ITC-Z का, ठीक है। तो उसका विस्तार होने की वजह से वहां पर भारत के अंदर निम्न दाब की स्थिति बन जाती है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के पर अरब सागर की तुलना में एक बड़े निम्न दाब का निर्माण होता है। ये जो मानसून सक्रिय होता है, केवल ये उच्च दाब और निम्न दाब का खेल है और समुद्रों का खेल है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसे समझना है कि जहाँ पर निम्न दाब है वहां पर हवाएं आएंगी, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलेंगी, और बीच में कोई पानी वाला मार्ग है क्योंकि जल है, तो वहां से ये हवाएं पानी उठाएंगी, और यही पानी फिर स्थल भाग में बारिश के रूप में बरसता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन ट्रेड विंड चलती है। इसमें अभी आगे डायग्राम भी आएगा कि ट्रेड विंड से व्यापारिक पवनें हैं वो 13.5 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलती है, ठीक है। दक्षिण वाली जो दक्षिण पूर्व से चलती है, ठीक है। अब वो जैसे 0 डिग्री को क्रॉस करेगी, तो जो फेरल का जो नियम था हमने कल्चर में पढ़ा था, फेरल का नियम ये था कि जब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाईं तरफ घूम जाती है, दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं तरफ घूम जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब ये दाईं तरफ घूमेगी तो भारत की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। आगे चलने वाले दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विश्व रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, पूर्व की ओर यानी कि दाहिने हाथ की तरफ, ठीक है, फेरल के नियम के अनुसार। तथा दक्षिण पश्चिम मानसून का रुख ले लेती है। दक्षिण पश्चिम क्यों कहा है इसको, क्योंकि भारत में ये पश्चिम की तरफ से एंट्री करती है, केरल का जो मालाबार तट है वहां से एंट्री करती है, और दक्षिण भाग में इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहा गया है। देखिए, दक्षिण से पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का जो संबंध हम बात करते हैं वो है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम चलती है आपके लगभग 14 से 18 किलोमीटर ऊंचाई क्षोभमंडल के अंदर, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम जब ऊपर चलती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसून के नीचे चलती है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मानते हैं कि सबसे पहले ये कहाँ पर पहुंचता है, तो ये पहुंचता है अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है।
यानी कि सबसे पहले देखिए अमेरिका वाले तट से जो जहाँ पर उच्च दाब बनता है, अभी इसमें आपके एक अल नीनो और ला नीनो कंसेप्ट आएगा। तो अल नीनो वाला जो कंसेप्ट है, वहाँ पर क्या उच्च दाब बनता है अमेरिका के तट पर, वहाँ से हवाएं चलती है और ये जो विषुवत रेखा के सहारे सहारे चलते हुए ये भारत तक पहुँचती है। ठीक है, भारत में पहुँचते बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार में बारिश करती है। ठीक है, उसके बाद 1 जून को भी चेन्नई तिरुवनंतपुरम पहुँचती है, 5 जून से 10 जून के बीच इधर दूसरे क्षेत्र में सक्रिय हो जाती है। तारीखों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें ध्यान रखना कंसेप्ट की कहाँ से सक्रिय होता है, कैसे सक्रिय होता है। ठीक है, अब भारत की प्रायद्वीपीय जो अलीनो जो धारा है वो बनती है हमारे क्या नाम है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट, वहां से ये हवा चलती है। ठीक है, और वहां से जो उच्च दाब वाली हवा चलती है, निम्न दाब यानी ये चलती है सीधे अफ्रीका के तट से टकराती है। विषुवत रेखा के सहारे सहारे चलती है भूमध्य रेखा के, तो अफ्रीका के तट से टकराती है। अफ्रीका के तट पर जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरी तरफ उनसे टकराकर ये घूमती है और भारत की तरफ मुड़ती है। भारत की तरफ मुड़कर ये दक्षिण पश्चिम मानसून का रुख ले लेती है और भारत में ये क्या करती है, भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा इसकी अरब सागर शाखा के रूप में रहती है और दूसरी शाखा इसकी क्या रहती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में। अब जो आज तक जितने भी जो स्टडी की है उस स्टडी में यही सामने आया है कि हमारे यहाँ जो बरसात होती है, बारिश होती है, वो होती है भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी की शाखा वाले मानसून में। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि अरब सागर वाली जो मानसून की शाखा है इससे हमारे भारत में 60% वर्षा होती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं चलती है उनकी वजह से हमारे यहाँ 40% बारिश होती है। कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे ये बारिश होती है। अरब सागर वाली जो शाखा है ये कहाँ-कहाँ बारिश करती है? ये बारिश करती है आपके पश्चिमी घाट प्रदेश। ठीक है, यानी कि आप गुजरात से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक चले जाओ, जो सह्याद्री पर्वत जो फैला हुआ है उसके पश्चिमी भाग में अरब सागर की शाखा से बारिश होती है। फिर दूसरी हम बात करें कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है उसमें बारिश होती है। ठीक है, गुजरात के बाद में ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है। राजस्थान में इसलिए बारिश नहीं कर पाती है क्योंकि ये अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलती है और ये बारिश करती है हिमाचल प्रदेश को शिवालिक श्रेणी में जाकर, वहां पर टकराती है ये पर्वतों से, वहां पर बरसात करती है। अरब सागर से की एक शाखा जो है नर्मदा नदी की घाटी होते हुए छोटा नागपुर के पठार तक जाती है, तो वहां भी ये बारिश करती है। तो ये था अरब सागर की शाखा से होने वाली बारिश का। अरब सागर जो है शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी घाट पर्वत पर, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के हिस्सों में वर्षा करती है। फिर अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। देखिए तटीय भाग में क्या है कि कोई भी पर्वत श्रेणी नहीं, इससे बरसात नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर सह्याद्री पर्वत आ जाता है उन क्षेत्रों के पश्चिमी ढाल पर बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ पर पर्वतों से टकराकर वहीं से बारिश कर देती है। तो उदाहरण के स्वरूप हम महाबलेश्वर की बात करें कि महाबलेश्वर जो जहाँ से क्या कहते हैं कृष्णा नदी निकलती है, वहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, जबकि हम मुंबई की बात करें, मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी प्रकार जो पश्चिमी घाट पर्वत के जो पूर्वी भाग है, जो विदर्भ वाला क्षेत्र है, तेलंगाना वाला क्षेत्र है, सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र का जो भाग है मुंबई वगैरह, वहाँ बारिश अच्छी होती है। लेकिन जो पूर्वी भाग है सह्याद्री पर्वत का, पूर्वी भाग के अंदर आता है आपके विदर्भ क्षेत्र, विदर्भ के साथ साथ आपके आता है तेलंगाना वाला प्रदेश। वहाँ पर बारिश कम होती है क्योंकि ये ढाल विमुख क्षेत्र है। ढाल विमुख क्षेत्र का मतलब हो गया कि पर्वत का वो भाग जिधर मानसून पहुंचने नहीं पहुंच पा रही है उस क्षेत्र में बारिश कम होती है। ठीक है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश है। जैसे पुणे क्या है कि सह्याद्री पर्वत के पूर्वी ढाल पर है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा कितनी है, लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि अरब जो सागर सागर शाखा है वो राजस्थान से गुजरती जरूर है लेकिन बारिश नहीं करती है। उसके पीछे रीजन यही है कि वो राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय पर्वत से टकराती है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो उसके समानांतर है, इसलिए वो उससे टकराती नहीं है। और ये कहाँ वर्षा करती है, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों में वर्षा करती है। तो राजस्थान से गुजरने के बावजूद इस मानसूनी शाखा के द्वारा वर्षा नहीं हो पाती, इसके कारण तो
पहला कारण है अरावली पर्वत की दिशा का इन मानसूनी पवनों के समानांतर होना। कि अरावली पर्वतमाला क्या है, इन मानसूनी पवनों के समानांतर है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान से आने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों को की नमी को कम कर देती है। ठीक है, देखिए अगर गर्म या शुष्क हवा किसी आर्द्र हवा में मिलती है तो वो उसकी जो संतृप्त होने की घटना को कम कर देती है। एक तो मान लीजिए कि आर्द्रता बढ़ती जाए किसी हवा में, तो वो संतृप्त हो जाती है। संतृप्त का मतलब है उसके अंदर पानी की मात्रा पूरी हो गई, तो वो अब जल की बूंद को नहीं रोक पाएगी और बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें गर्म हवा प्रवेश कर जाती है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है जल धारण की, तो फिर वो बारिश नहीं कर पाती। तो पाकिस्तान से आने वाली हवाएं भी ऐसे प्रभावित करती है। फिर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों की। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ आती हैं। असम मेघालय के अंदर है ये पहाड़ियाँ। ये कीपाकार पहाड़ियाँ हैं, ऊपर से कीप की आकृति की नीचे से फैली हुई है। और इनका हम बात है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इनका जो समुद्र की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि ये हिमालय की तरफ से पूरी पैक है। और समुद्र की और जो हम बंगाली खाड़ी की बात करते हैं उधर इनका मुंह खुला हुआ है, तो वहीं से इसमें मानसूनी पवनें प्रवेश करती है। और वहाँ पर इन जो कीपाकार पहाड़ियाँ हैं इनमें उलझकर आपस में टकराकर यहाँ पर खूब बारिश करती है। ठीक है, तो खासी पहाड़ी पर स्थित है मौसिनराम, जहाँ पर संसार में सर्वाधिक वर्षा हो रही है 1141 सेंटीमीटर। पहले चेरापूंजी 1050 को लगी थी, लेकिन जब फिर एक बार मौसिनराम है इसमें सर्वाधिक बारिश हो रही है। तो ये प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, तो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वो प्लेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। अभी हाल फिलहाल मौसिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला आने वाला क्षेत्र है 1141 सेंटीमीटर। तो अगर बात करते हैं कि जो अरब सागर है, अरब सागर की जो शाखा की तुलना में बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होता है। अरब सागर जो शाखा है तुलनात्मक दृष्टि से बंगाल की जो खाड़ी का जो मानसून है उससे ज्यादा प्रबल होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग किससे आता है, अरब सागर से आता है, जबकि 35% भाग किससे आता है, बंगाल की खाड़ी से। जैसे कि हमने चर्चा करी थी कि 65% आर्द्रता जो है वो किससे आती है, अरब सागर के मानसून से, जबकि 35% किससे आती है, वो आती है बंगाल की खाड़ी से। फिर उसके बाद हम बात करें बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है पश्चिमी बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी की जो मानसून सक्रिय होता है बंगाल की खाड़ी से पहले कहाँ जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियों पश्चिम बंगाल होते हुए ठीक है वहाँ पहुँचेगा। फिर उसके बाद में वो पहाड़ियों के सारे सारे बिहार में जाएगा, उत्तर प्रदेश में जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ क्षेत्र में तराई प्रदेश में बारिश करेगा। फिर वहाँ से दिल्ली प्रवेश करेगा, दिल्ली से फिर भारत इधर राजस्थान की तरफ आएगा। कभी कभार ये गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ से आता है। अगर मान लीजिए कि मानसून उत्तर प्रदेश एमपी से होते जाता है तो ये आपके झालावाड़ और बारा की तरफ से आएगा। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन से मानसून प्रवेश करता है। तो ये 3 क्षेत्र है जो हमारे यहाँ राजस्थान में बात होती है। क्वेश्चन भी आता है आपके आईएएस लेवल का प्रश्न है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कौन से वाले मानसून से होती है। पहाड़ी से उठने वाले मानसून की वजह से राजस्थान में बरसात होती है, जबकि अरब सागर से उठने वाले मानसून की वजह से भारत में कभी राजस्थान में कभी भी बारिश नहीं होती है। ये थी हमारी वर्षा ऋतु। अब हम बात करते हैं शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु की बात करते हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, यानी कि 15 सितंबर के बाद में हल्की हल्की ठंड हो जाती है जो 15 दिसंबर तक होती है, 2 से 3 महीने चलती है। ठीक है, इसका समय अक्टूबर से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। जो मैंने कहा था कि लौटता हुआ मानसून का टाइम पीरियड कौन सा है, सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम पीरियड। तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के अचानक विस्फोट के विपरीत मानसून निवर्तन यानी कि लौटना धीरे धीरे होता है। मानसून तो अचानक विस्फोट होता है कि अचानक बारिश होती है, बादल फटना या बहुत तेज बारिश होना, वो स्थिति होती है। लेकिन मानसून जब लौटता धीरे धीरे जाता है तो ये जाता है बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, इस ऋतु में शरद ऋतु में जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती जो है तूफान विकसित होते हैं। चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं और इन तूफानों की वजह से ही जो हम तमिलनाडु की तरफ की बात करते हैं वहाँ पर जो बारिश होती है। ठीक है, और इसमें जो हवाएं है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है। इन चक्रवातों से तमिलनाडु एवं श्रीलंका के तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। तमिलनाडु के जो तटीय भागों में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्व मानसून
अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होती है। तो ये हमने बात करी थी जो शीतकाल के टाइम पीरियड में जो बारिश होती है, जो शरद ऋतु की बात करते हैं उसमें। तो हमने देखा कि भारत की जो मौसम है, जलवायु है, उसमें 4 ऋतुओं का महत्वपूर्ण रोल था। शीत ऋतु का, ठीक है, उसका ग्रीष्म ऋतु का, फिर वर्षा ऋतु का और फिर शरद ऋतु का। ये ऋतु आपके प्रश्नों में आती है तो आगे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर समझ में आ जाएगी कि जलवायु कैसे प्रभावित होती है। अब हम आगे जो है कल के लेक्चर में बात करेंगे भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब इसमें कौन कौन से सिद्धांत आएंगे जिसकी वजह से भारत में जो है मानसून सक्रिय होता है, ये सिद्धांत पढ़ेंगे हम कल। आज हम इतना ही करेंगे आज की क्लास में।